Hello students, good morning. Welcome to your YouTube channel IPS Surge English Classes. I am Indrapal Singh. Today I am going to teach you direct and indirect speech. प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंद्रपाल सिंह आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल IPS सर्ज इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाई जाएगी। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप एकेडमिक लेवल में देख लें या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में, हर एग्जाम में ये आपको देखने के लिए मिलता है और क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इस मेथड से पढ़ाऊंगा कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड जितनी भी जो है कंफ्यूजन है वो सारी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। स्पीच को नरेशन भी कहा जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या चीज होती है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता द्वारा कहे गए कथन यानी कि स्टेटमेंट या स्पीच को बिना बदले कहना। यानी जो वक्ता होता है, बोलने वाला, जिसको स्पीकर कहा जाता है, उसके द्वारा कहे गए किसी स्टेटमेंट को यदि हम बिना बदले किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसको पेश करते हैं या लिखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में बदलकर कहना। यानी वक्ता के द्वारा जो स्टेटमेंट कहा गया है उसको यदि हम अपने शब्दों में बदलकर पेश करें या कहें तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी के द्वारा कही गई बात को हम यदि ज्यों का त्यों पेश कर दें, उसमें कोई बदलाव ना करें, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा। जबकि किसी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को यदि हम अपने शब्दों में बदलकर किसी के सामने पेश करें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस रिपोर्टेड स्पीच। आरबी यानी कि इसको फुल फॉर्म में यदि देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। और आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या अंतर होता है? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ये कोमों के बाहर का भाग होता है।
कोमो के बाहर का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। जबकि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है आरएस, कोमो के अंदर का भाग, कोमो के अंदर का जो भाग होगा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट्स दिखाते हैं आपको। रिपोर्टिंग वर्ब के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी बात को कहने वाला, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि सुनने वाला, और बाकी रिपोर्टेड स्पीच रहती है आपकी। अब हम बात करते हैं, जैसे सेंटेंस आ जाता है, राम सेड टू मोहन, आई एम प्लेइंग हॉकी नाउ। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि आई एम प्लेइंग हॉकी नाउ ये इन्वर्टेड कोमाज से घिरा हुआ भाग है, जबकि राम सेड टू मोहन ये कोमो के बाहर का भाग है। तो जो कोमो के बाहर का भाग होता है यहाँ तक, ये पूरे का पूरा जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, यानी कि आरबी कहलाता है। उसके बाद जो कोमो के अंदर का भाग है, जैसे आई एम प्लेइंग हॉकी नाउ, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। 2 प्रकार के कोमो का प्रयोग होता है डायरेक्ट स्पीच में। एक तो कोमा यानी कि अल्पविराम, जो आरबी को आरएस से अलग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे राम सेड टू मोहन, यहाँ तक हमारी आरबी हो गई, फिर यहाँ पर आरबी की समाप्ति पर हमने कोमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कोमा शुरू किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, कोमो के बाहर का भाग, और आरएस रिपोर्टेड स्पीच, कोमो के अंदर का भाग। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे राम सेड टू मोहन है, तो राम सब्जेक्ट है, कार्य यानी कि बात को कहने वाला, और सेड टू जो है ये वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट है, सुनने वाला, और आई एम प्लेइंग हॉकी नाउ ये स्पीच है जो राम के द्वारा कही गई है और सुनी है मोहन ने। ठीक है, तो आपका ये यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट मैं आपकी इंग्लिश में किसी भी चैप्टर की छोड़ने वाला नहीं हूं। बस अब आपको इतना करना है, आप आईपीएस सर जी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और जहां पे भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो यहां तक कि आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इसके बाद हम आपको अब सिखाएंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें सभी स्टूडेंट्स। देखिए, सेंटेंसेस की यदि हम बात करें तो सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनके अंत में हमेशा फुल स्टॉप पाया जाता है, आप इससे इनको पहचान सकते हैं। फुल स्टॉप पाया जाता है, यानी कि आपका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो जो कंफ्यूजन है वो यहीं पर समाप्त कर दूंगा मैं आपकी। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इनके अंत में क्वेश्चन मार्क पाया जाता है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंसेस,
यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य है जिसमें कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट पाई जाती है, इसके अंत में भी फुल स्टॉप होता। तो कई बार स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, सर इसके अंत में असर्टिव के भी फुल स्टॉप है और इंपरेटिव के अंत में भी फुल स्टॉप है, तो हम कैसे इसको जो है पहचान पाए, कैसे अंतर कर पाए। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होगा इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब पाई जाती है, जबकि इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे तो पहले आपको वर्ब मिलेगी, पहले आपको वर्ब मिलेगी और वर्ब के पश्चात आपको सब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं या क्वेश्चन वर्ड आपको मिलेगा। लेकिन इंपरेटिव में आपको तुरंत पहले वर्ब मिलेगी और इसमें सब्जेक्ट आपको मिलता नहीं। सब्जेक्ट इंपरेटिव का यू होता है जो कि छिपा रहता है। नंबर 4 आपको मिलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मय सूचक वाक्य जिसके अंत में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा। ये जो है आपका शुरू किससे होता है, कुछ जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं इनसे शुरू होता है, जैसे एलास से शुरू हो जाएगा, ब्रेवो से शुरू हो जाएगा, हुर्रे से शुरू हो जाएगा, ये इनसे शुरू हो जाता है। उसके बाद में हम बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, इसमें मन की इच्छा प्रकट होती है। ये भी एक्सक्लेमेटरी का ही एक पार्ट मान लीजिए, एक्सक्लेमेटरी का ही एक पार्ट है, इसलिए इसके अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क ही पाया जाता है। और इसमें जो है एक व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे व्यक्ति को विश करता है या उसको कर्ज करता है, मतलब अभिशाप देता है या दुआ देता है या उसकी जो है शुभकामना की बात की जाती है, तो इसमें मे शब्द आ जाता है शुरू में, या मे गॉड आ जाता है, या हैप्पी शब्द आपको मिल जाएगा। तो ये आप कंफ्यूजन जो होती है, देखते ही बच्चा जब डायरेक्ट स्पीच दी जाती है इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट की आखिर में क्या बनाऊं, सारे सेंटेंस उसके दिमाग में दौड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये सेंटेंस जो दिया है डायरेक्ट स्पीच का, ये किस सेंटेंस का दिया है, यानी असर्टिव का है या इंट्रोगेटिव का है या इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। यदि आपने इसको पहचान लिया तो आपका काम सरल हो गया, फिर आप आराम से इनडायरेक्ट बना पाओगे। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद आपको करना क्या है मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि आपने मान लिया कि आपके वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और असर्टिव है, अंतिम फुल स्टॉप है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर सेड या सेड टू को किस में बदलना है, ये कंफ्यूजन बनी रहती है। तो मैं यही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं, काइंड्स बताते बताते यहीं पे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, यदि आपको सेड या सेड टू को बदलना है तो कैसे बदलोगे। देखिए यहां पर अगर आपको सैड दिया है तो सैड ही रहेगा, और अगर सैड टू है तो आप टोल्ड में बदल देंगे, सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है। और उसके बाद अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करो तो इसमें सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, एक ही बात है। उसके बाद यदि हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें हम ऑर्डर्ड लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर भी दिया जाता है, या फिर आप एडवाइज लगा सकते हैं, एडवाइज यदि दी गई है तो भाव के अनुसार आपको पहचानना होगा। एडवाइज या रिक्वेस्ट यदि की जा रही है, प्लीज काइंडली है, तो आप रिक्वेस्टेड लगा दोगे। और बात यदि हम करें एक्सक्लेमेटरी की तो इसमें हम एक्सक्लेम्ड विद, यदि एलास है तो सोरो लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लगा सकते हैं यदि इसमें खुशी की बात है तो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लगा देंगे यदि आश्चर्य की बात है तो। ये आपको इसमें यूज करना सैड या सैड टू की जगह। अब बात रहती है ऑप्टेटिव की, तो इसमें क्या करना आपको, इसमें आपको बिस्ट का प्रयोग करना है। यदि इच्छा प्रकट की जा रही है तो इस बार से प्रार्थना की जा रही है तो आप प्रेड लगा सकते हैं, प्रेड। अगर बद्दुआ किसी को दी जा रही है जैसे आप, तो आप कर्ज लगा सकते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन दिया तो कॉन्ग्रेचुलेटेड भी आप इसमें कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड।
ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद अब बात रहती है कि हम कंजक्शन का किस का प्रयोग करें, किस में किस कंजक्शन का प्रयोग करें। तो इसको भी मैं आपको दूर कर देता हूं चुटकियों में। बस आप लगातार बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिएगा और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आप चुटकियों में बना पाओगे, ऐसा मेरा वादा है, आपसे प्रॉमिस है। और 100% कॉन्सेप्ट कराने का प्रॉमिस जो किया है स्टूडेंट से, उसको मैं करूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। और अब हम बात करेंगे कि किस सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा कंजक्शन लगाना है। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें सभी स्टूडेंट्स। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस में जो हमें कंजक्शन लगाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमे हटाकर जो कंजक्शन लगाना है वो दैट लगाना। क्या लगाना? दैट। हमेशा याद रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस यदि अंत में फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट है, फुल स्टॉप लास्ट में है, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजक्शन का प्रयोग करना ही करना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव की यदि बात करें तो आपको इफ लगाना है। इफ कब लगाना है? यदि वाक्य हमारा किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, जैसे डू यू लाइक हिंदी, तो आपको इफ लगाना होगा। इफ की जगह वेदर भी आप लगा सकते हैं, दोनों का एक ही सेंस है। और यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से आपका शुरू है तो फिर आपको क्वेश्चन वर्ड ही लगाना है। उसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। वो सारी विधि आगे कराऊंगा, पहले मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड बच्चों की रहती है। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में हम कंजक्शन क्या लगाना? टू लगाना। केवल आपको टू कंजक्शन लगाना। एक्सक्लेमेटरी में क्या कंजक्शन लगाना? दैट लगाना। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या कंजक्शन लगाना? दैट कंजक्शन लगाना है। और जो हैप्पी वाले होते हैं, जिसमें हैप्पी शब्द से शुरू होता है, जैसे हैप्पी दिवाली, उसमें ए कंजक्शन लगा देते हैं। ठीक है। ये बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपको कराया जाएगा। तो आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे जो है वेट रहेगा। और आईपीएस सर्जिंग इंग्लिश क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।